फ्रेंड्स, नाउ विल स्टार्ट अ फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉम्पैक्शन, है ना। तो कॉम्पैक्शन स्टार्ट करने से पहले, मतलब कॉम्पैक्शन के बारे में समझने से पहले हमें कंप्रेसिबिलिटी को जानना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि सॉइल के ऊपर आप लोड लगाओ, ठीक है, नीडिंग करो, प्रेशर लगाओ, कुछ भी एक्सवाइजेड स्ट्रक्चर बना के आपको क्या करना है, सॉइल में जो वॉइड्स हैं, ठीक है, एम्प्टी वॉइड्स हैं, उससे या तो आप एयर निकालो या वाटर निकालो, कुछ भी निकालना है आपको, और उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है, ठीक है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉम्पैक्शन एंड अनदर वन इज कंसोलिडेशन। सो वी हैव स्टडीड कंसोलिडेशन, ऑलरेडी हमने कंसोलिडेशन पढ़ लिया है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी को दो भाग में क्लासीफाई किया गया, एक है कॉम्पैक्शन, एक है कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि भाई आप सॉइल के पार्टिकल्स में से क्या करो, एयर को रिमूव करो, रिमूवल ऑफ एयर, है ना, ठीक है। और आप एयर को रिमूव करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सॉइल के पार्टिकल कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय रिमूवल ऑफ एयर इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। मतलब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना, जो मेन, जो हमारा सेंटर, जो केंद्र है इस कॉम्पैक्शन का, वो है एयर। कि भाई आपने एयर को निकाल दिया तो क्या हुआ, कॉम्पैक्शन हो गया। और वहीं हम कंसोलिडेशन देखें तो रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, देखो रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल दोनों केस में हो रहा है ना, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे रिमूवल ऑफ एयर हो रहा है और यहाँ पे क्या लिखा है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। यानी कि अगर वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है तो हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है, और एयर रिमूव हो रही है तो हमारा कंपैक्शन हो रहा है। दोनों ही केसेस में रिडक्शन इन वॉल्यूम हो रहा है सॉइल का, मतलब सॉइल का वॉल्यूम कम हो रहा है, जबकि टोटल जो सॉलिड्स हैं वो उतने के उतने ही हैं, तो सॉइल क्या हो जाएगी, और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया एक मोटा मोटा हिसाब कि कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है, और इनका बेसिक जो है ना सेंटर आइडिया क्या है वो हमें समझ में आया। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरा कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं कि कॉम्पैक्शन क्या होता है। कंसोलिडेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोस, ओके। सो कॉम्पैक्शन की बात करें तो कॉम्पैक्शन क्या है, देखो ये यहाँ पे सॉइल है, मिट्टी उठा लो कहीं से भी, ठीक है ना। अभी वैसे भी मानसून का टाइम आने वाला है तो सॉइल में अभी हल्की हल्की बारिश हुई तो थोड़ी बहुत नमी है, ठीक है ना। मिट्टी उठा लो कहीं पे भी, मिट्टी उठा ली। अब देखो यहाँ पे जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं, रेड रेड हैं, ये पार्टिकल्स किस क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये शो कर रहा है सॉइल को, ठीक। ये ब्लू ब्लू जो शो कर रहा है, आज ब्लू है पानी पानी, ये शो कर रहा है वाटर को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये वाइट 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 स्पेस दिख रहा है, ये एयर है, ठीक है, ये बीच में घुसी हुई एयर है, ठीक है। एयर कहीं पे भी जहाँ पे स्पेस रहता है, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे एयर है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, क्या है, सॉइल है, वाटर है, सॉलिड है, वाटर है और एयर है। अब आपने क्या करना है, आपने कॉम्पैक्शन करना है, ठीक। तो क्या किया आपने, कॉम्पैक्शन कर दिया इस सॉइल का, तो एयर रिमूव हो गई, मैंने बताया आपको रिमूवल ऑफ एयर होता है, तो एयर रिमूव हो गई तो क्या हो गया, ऐसे आपको मिल गया। अब क्या बचा आपके पास, आफ्टर कॉम्पैक्शन आपके पास क्या बचा, आपको एक डेंस सॉलिड मास मिल गया। पहले ऐसा बिखरा हुआ सा था, अब क्या हो गया, डेंस हो गया, है ना, डेंस सॉलिड मास मिल गया। जिसमें आपको क्या दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई सिर्फ सॉइल के पार्टिकल दिख रहे हैं, और ये ब्लू है पानी पानी, सिर्फ वाटर दिख रहा है, इसमें आपको एयर जो है वो नहीं दिख रही। यानी एयर का रिमूवल हुआ तो क्या हुआ, हमारा कॉम्पैक्शन हुआ, ठीक है। कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर एयर रिमूव कर दो, हो जाएगा कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं हमारे पास कॉम्पैक्शन करने के, हम देखेंगे। तो आई होप आप लोग की समझ में आया होगा। देखो अब क्या इसका मतलब, देखो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि भाई पूरा का पूरा एयर आपने रिमूव कर दिया थ्योरेटिकली, क्योंकि पॉसिबल है नहीं कि आप सॉइल के पार्टिकल्स में से पूरी एयर रिमूव कर दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
पर हम कॉम्पैक्शन की बात करें, थ्योरेटिकली आपने पूरी एयर रिमूव कर दी। पूरी एयर रिमूव करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बचा जिसमें क्या है, जिसमें आपके पास है सॉइल के पार्टिकल और आपके पास वाटर है, ठीक है। यानी कि आफ्टर कंप्लीट कॉम्पैक्शन आपकी जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, देखो जितने भी वॉइड्स है उसमें सिर्फ वाटर ही वाटर है, मतलब एयर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जहाँ भी वॉइड्स हैं, अगर वॉइड्स है तो वॉइड्स में सिर्फ वाटर है, तो यानी सॉइल कैसी हो जाती है, फुल्ली सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है। तो आफ्टर 100% कॉम्पैक्शन तो आपकी सॉइल कैसी हो जाएगी, फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है आपकी, ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड है। यानी आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गई आपकी 1, या फिर आप कह सकते हो 100%, ठीक है, 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो आई होप आप लोग के ये आइडिया समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद ये तो हो गया, मतलब मैंने बोला कि 100 पर पूरा कॉम्पैक्शन हो गया आपका, है ना। हम सिर्फ कॉम्पैक्शन पढ़ रहे हैं पर सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन इसके बारे में कर रहे हैं कि इसके बाद अगर आप इस पर फर्दर लोड लगा रहे हो या फिर लोड लग रहा है कंटिन्यूसली, तो अब ये पूरी सैचुरेटेड है, अब इसमें से एयर तो पूरी निकल गई, तो एयर अब क्या फर्दर रिमूव हो सकती है क्या, जब निकल गई भाई जो चीज़ पूरी तरीके से, तो अब आप कहाँ से निकालोगे वो। अब इसमें से कुछ भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, इसमें से जो कुछ भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ वाटर निकल सकता है। तो अगर फर्दर इसमें लोड लग रहा है और वाटर निकल रहा है और फिर से ये पार्टिकल सिर्फ कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, है ना, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, फर्दर कॉम्पैक्शन हो रहा है, तो अब ये जो कॉम्पैक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका कंसोलिडेशन। क्योंकि अब जो है आपकी सॉइल कैसी थी, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल थी, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल थी, पूरी एयर रिमूव हो चुकी, एयर रिमूव हो चुकी, वॉइड्स में सिर्फ बचा था आपके वाटर। और फर्दर अगर इसमें लोड लग रहा है कंटिन्यूसली और इसमें कुछ गुंजाइश है कि अभी भी कुछ निकल सकता है, तो क्या निकल सकता है, सिर्फ और सिर्फ पानी निकल सकता है। पानी ये निकल गया भाई, पानी निकला आपका, तो आप क्या बोलोगे, कॉम्पैक्शन हो रहा है क्या, अभी भी नहीं, अब कॉम्पैक्शन नहीं हो रहा है, एयर निकल गई पूरी, तो एयर निकल गई पूरी तो कॉम्पैक्शन की कहानी ख़त्म। अब उसके बाद सिर्फ वॉइड्स में वाटर बचा, अब वाटर निकल रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, यानी हो रहा है आपका कंसोलिडेशन, है ना, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय एक्सपल्सन ऑफ वाटर, ठीक है, इस कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो इसके बाद अगर फर्दर कुछ होगा, है ना, पानी निकलेगा और कॉम्पैक्ट होगी सॉइल, तो वो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा दोस्तों। आई होप इतनी बात आप लोग के समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो डायग्राम हमने इतना अच्छा सा बनाया था इंजीनियरिंग में, उसको कुछ ऐसा बना देते हैं, है ना। हमने क्या किया भाई, हमने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई इतने आपकी यही सॉइल थी, तो इतने आपके सॉलिड हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है और बाकी एयर है। 3 फेज सिस्टम कहते हैं इसको, है ना, 3 फेज सिस्टम की, जो पानी, सॉइल और वाटर, वो सॉरी एयर, है ना, सॉलिड, वाटर और एयर, जो आपके पार्टिकल्स ये जो थे इसमें, उसको आपने ऐसे क्या अलग अलग बना दिया, ठीक है, उनके नाप के हिसाब से, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, 3 फेज सिस्टम। तो ये 3 फेज सिस्टम है। इसका मतलब अब आपका इसमें कॉम्पैक्शन करोगे, तो कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या होता है, कॉम्पैक्शन करने के बाद आपकी एयर रिमूव होती है। एयर रिमूव होती है तो देखो वॉल्यूम कम हो गया, अभी भी आपके सॉलिड और वाटर उतने ही हैं, देखो जितना वाटर पहले था और जितना सॉलिड पहले था अभी भी उतना ही है, बस आपकी एयर कम हुई है सम अमाउंट में। तो ये जो डायग्राम शो कर रहे हैं ना भाई, ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, प्रैक्टिकल डायग्राम है, क्योंकि आपने जब लोड लगाया या आपने एयर रिमूव करने के लिए कुछ भी किया, तो आप पूरी एयर रिमूव नहीं कर पाए, थोड़ी सी एयर ये देखो बची हुई है ना, बची हुई है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया, प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया जो शो कर रहा है किसको, कॉम्पैक्शन को। अब इसके बाद भी अगर आप और लोड लगाते हो और ये पूरी एयर रिमूव कर देते हो, तो ये डायग्राम क्या शो करेगा, ये थ्योरेटिकल हो जाएगा एक्चुअली, है ना। तो ये हमें समझ में आ गया भाई, जो हमने ऊपर समझा था उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल करके समझ लिया। चलो, ये डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है। कॉम्पैक्शन करने के बाद होता क्या है वो देख लेते हैं। देखो, वेट ऑफ सॉइल इज सेम इन 1 and 2। मतलब फर्स्ट डायग्राम में देखो तो सॉलिड है और वाटर है, उतना ही सॉलिड यहाँ पे सेकंड केस में है और उतना ही वाटर सेकंड केस में है।
एयर कम हुई है और एयर का वेट कुछ होता नहीं है, इसलिए दोनों के वज़न में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी आप इसको यहाँ वेइंग मशीन में डाल के मेज़र करो, इसको वेइंग मशीन में डाल के मेज़र करो, दोनों का वज़न बराबर आएगा। तो वेट सेम है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी या यूनिट वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। अब वेट सेम है और वॉल्यूम ज़्यादा हो गया फर्स्ट केस में, वॉल्यूम फर्स्ट केस में ज़्यादा हो गया, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है तो न्यूमरेटर ये जो एक्चुअल टर्म है हमारी कम हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है भाई। देखो यूनिट वेट इन फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम फर्स्ट केस में ज़्यादा है, एयर ने भी जगह घेर रखी है, तो डिनोमिनेटर यहाँ ज़्यादा है तो ओवरऑल ये कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये देखो ये रेड साइन से नीचे की तरफ दिखाया कम हो गया। फर्स्ट केस में यूनिट वेट कम है। जैसे ही आपने कॉम्पैक्शन किया वेट तो सेम रहा, ठीक है, क्योंकि जितना सॉलिड और वाटर पहले था उतना ही अभी भी है, बस एयर कम हुई है। तो वॉल्यूम जो सेकंड केस में कम हो गया भाई, वॉल्यूम कम हो गया तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर कम हो गया तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसलिए यूनिट वेट हमारा बढ़ गया। अब ओवरऑल डेंसिटी बढ़ती है, ओवरऑल डेंसिटी इस केस में कम है ना, और इसमें ओवरऑल डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ गई। तो इसका मतलब कॉम्पैक्शन करने के बाद हमारी क्या होती है? डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो ओवरऑल डेंसिटी बढ़ती है तो ड्राई डेंसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, गामा डी इज इक्वल्स टू क्या होता है ना, गामा अपॉन 1+W, गामा बल्क अपॉन 1+W, 1+ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी होती है, इसलिए नीचे एक फार्मूला और लिख दिया। ठीक है, तो ये डेंसिटी कम हुई थी इसलिए ये गामा डी फर्स्ट केस में कम रहेगा, है ना, क्योंकि देखो ये न्यूमरेटर सामने सामने है ना, गामा वन कम था यहाँ पे तो इसलिए ये भी कम आएगा। और देखो ये बढ़ गया गामा टू, तो गामा टू बढ़ गया तो इसलिए गामा डी टू भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब कॉम्पैक्शन के बाद जो है ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है ना। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, गामा डी डब्लू, ये सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की चीज़ें हैं ना, तो ये पहले ऑलरेडी हमें पढ़ी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में अगर हम कॉम्पैक्शन देख रहे हैं तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। ये देखो और डिटेल में यहाँ पे फिर से लिख दिया, क्योंकि देखो बार बार ये चीज़ें आएंगी, है ना। गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में हमें ग्राफ भी प्लॉट करना होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पता करना होता है, वो आगे की चीज़ है, देखते हैं। तो देखो गामा डी, व्हाट इज़ गामा डी? गामा डी इज़ ड्राई डेंसिटी, और गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। ठीक है, गामा डी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? गामा बल्क अपॉन 1+W, जो कि यहाँ पे मैंने बताया आपको, है ना, वेयर W इज़ वाटर कंटेंट। एक एक चीज़ लिख रखी यार तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए, मतलब लाइक तो करना ही पड़ेगा ना, फिर इतना अच्छा तैयार कर रहा है कंटेंट भाई, है ना। तो इस तरीके से भाई ये गामा डी के फॉर्मूले तुम्हें एकदम रट लेने पड़ेंगे, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझो ये दिमाग रट लो भाई। जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा वन अपॉन 1+W, सीधा क्वेश्चन बन जाता है इससे, है ना। और ये याद रहे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं भाई, है ना। ऐसा नहीं कि रटने से चीज़ें समझने का कोई संबंध नहीं है ना, रटना ज़रूरी भी है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे रटना ज़रूरी है ही, रटना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे हमारे पास हैं। अब देखो आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? कॉम्पैक्शन के बारे में। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई? मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी ये यहाँ पर, कि जब आपने लोड लगाया कॉम्पैक्शन किया तो देखो ये डेंस हो गया ना। तो डेंस होने से क्या है? सीधा सीधा रिलेशन, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है? क्योंकि इसकी यूनिट वेट बढ़ रहा है, बल्क यूनिट वेट बढ़ रहा है, तो ड्राई यूनिट वेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ड्राई यूनिट वेट? क्योंकि देखो जो ड्राई यूनिट वेट है वो बल्क यूनिट वेट से सीधा सीधा रिलेटेड है। ये गामा डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा बल्क, है ना। तो भाई यहाँ पे देखो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? गामा डी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि गामा डी इसको इज इक्वल्स टू क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। जब हम चीज़ों को कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसके वॉइड्स कम कर रहे होते हैं हम,
जब हम वॉइड्स कम करेंगे, ई की वैल्यू कम कर रहे हैं तो गामा डी बढ़ा रहे हैं, और जब गामा डी बढ़ा रहे हैं ई कम कर रहे हैं तो गामा डी बढ़ा रहे हैं, ये सीक्वेंस में लिख दिए हैं, है ना। ई कम कर रहे हैं तो गामा डी बढ़ा रहे हैं। जब ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी सॉइल की, सॉइल की जब बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो सॉइल आपकी मजबूत हो जाएगी, नीचे की सॉइल मजबूत हो जाएगी, उसके ऊपर तुम फाउंडेशन बना दोगे, फाउंडेशन बना दोगे उसके ऊपर घर बना दोगे, घर बना दोगे भूकंप आएगा, भूकंप आएगा तो लोड आएगा घर पे सिस्मिक लोड आएगा, यहाँ सॉइल पे इसमें आएगा, इससे सॉइल में आएगा। भाई इतनी स्ट्रेंथ है सॉइल की तो डैमेज कम होगा। या फिर कोई कुछ भी और XYZ हो जाता है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हो तुम, बहुत बड़ा बड़ा सा, नीचे सॉइल है, ठीक है, अब उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो सॉइल आपका लोड का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से ले लेगी, सेटलमेंट नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा तो फेलियर नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा तो भाई सब सेफ रहेंगे, सब सेफ रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। तो इसलिए कॉम्पैक्शन बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी हमारी ऊपर ऊपर की बहुत सारी कहानी, है ना। देखो सब्जेक्ट का फील लेना बहुत ज़रूरी है, फील नहीं लोगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना। तो ये सारी कहानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं भाई, है ना, क्योंकि सिर्फ कॉम्पैक्शन अकेला तो पढ़ना नहीं है आपको, आगे फाउंडेशन भी पढ़ना है, फाउंडेशन में तुम QU से डील करोगे, आगे शियर स्ट्रेंथ भी पढ़ना है, शियर स्ट्रेंथ में टाउ एफ से डील करोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस तुम लोग पढ़ चुके हो, ये चीज़ें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पढ़ चुके हो। देखो ये छोटी छोटी चीज़ों से एक एक चैप्टर बन जा रहा है तुम्हारा भाई, है ना, एक एक चैप्टर बन जा रहा है। सोचो डीप में जाना कितना ज़रूरी हो जाता है, किसी एक चीज़ के तुम डीप में चले जाओ, आगे जब चैप्टर पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्शन के बारे में। तो देखो कॉम्पैक्शन, देखो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आप लोग, एक्चुअली मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा होता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई फलानी चीज़ें डिस्कस करने लगे, इसलिए सीक्वेंस में अरेंज करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये चीज़ें लिखने में नहीं तो इतना टाइम वेस्ट होता है, स्टूडेंट्स का बहुत टाइम चला जाता है। चलो बात करते हैं भाई कॉम्पैक्शन के बारे में। तो कॉम्पैक्शन के लिए क्या होता है कि अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब वो टेस्ट किए जाते हैं तो टेस्ट के कुछ नाम होते हैं, है ना। तो एक नाम है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। ये हुए थे भाई विदेश में, ओवरसीज़, हमारे देश से बाहर, ठीक है। हमने लेकिन देख लिया भी ऐसे ऐसे टेस्ट हो रहे हैं, अब हमें भी सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, हम भी पढ़ रहे हैं, तो हमने भी भैया कुछ मॉडिफिकेशन करके इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पैक्शन और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन ऐसे नाम दे दिए। चीज़ें लगभग सिमिलर थी, सारा काम लगभग सिमिलर था, हमने बोल दिया भैया ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हो गए। इस तरीके से हम थोड़ा सा घोटाला करके अपने हिसाब से चीज़ें बना लेते हैं, है ना, ठीक है। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट जो होते हैं इनको करते कैसे हैं, ये डिटेल्स तो यहाँ पे दी हुई हैं, है ना, पर इसका फील नहीं आएगा जब तक तुम्हें एक टेस्ट करते नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें छोड़ो अभी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ पहले कि भाई टेस्ट करते कैसे हैं, और उससे गामा डी कैसे बढ़ाते हैं, और उससे बॉइड रेशियो कैसे कम करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेंथ और ये बियरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ती है मतलब सॉइल की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं टेस्ट के बारे में, उसके बाद हम आ जाएंगे, फिर सब सारे टेस्ट का तरीका लगभग सिमिलर है, ठीक है ना। तो पहले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो भाई सो वी वर डिस्कसिंग कि ये कॉम्पैक्शन टेस्ट कैसे होता है ना। सो कॉम्पैक्शन टेस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक मोल्ड लेते हैं दोस्तों, एक मोल्ड लेते हैं। मोल्ड बोले तो एक बर्तन जैसा सिलेंड्रिकल पॉट होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, मिट्टी भरते हैं, मिट्टी भरते हैं। एक बेसिक आइडिया समझना है हमको, मतलब टेस्ट कैसे करते हैं एक्चुअल में वो नहीं देखना, मतलब बेसिक आइडिया समझना है, बाकी टेस्ट कैसे करते हैं वो भी वही देख रहे हैं ऑलमोस्ट हम, ठीक है। तो एक मोल्ड लेते हैं, उसमें मिट्टी भरते हैं हम, ठीक है। मिट्टी भरने के बाद क्या करते हैं, ये रैमर है, ठीक है। तो रैमर से क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर लोड लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं कि ये जो रैमर जैसा जो हमारे पास वो होता है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसे हम लोग थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और छोड़ते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो क्या करता है, कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्या होता है, लोड लग रहा होता है, ठीक है ना।
कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कुछ अलग प्रोटोकॉल हैं, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के कुछ अलग प्रोटोकॉल है, तो सेपरेटली एक एक टेस्ट के बारे में जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा। पर इन जनरल हम लोग टेस्ट करते कैसे हैं कि हमें क्या करना है कि हमें सॉइल को अलग अलग लेयर में पहले फिल करना है, फिर ईच लेयर के ऊपर लोड लगाना है, फिर दूसरी लेयर ला रही हो फिर उसके ऊपर लोड लगाना है, फिर ऐसे नंबर ऑफ़ लेयर्स के ऊपर हमें क्या करना है, ये लोड लगाना है, मतलब कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाना है। तो क्या होगा जब सॉइल के ऊपर, जब सॉइल है उसके ऊपर जब लोड लगता है तो भाई सॉइल क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी कि नहीं होगी। तो जब सॉइल क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, तो उसकी जो होती है उसकी डेंसिटी या उसका यूनिट वेट जो है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, ये देखो ऐसे बढ़ जाता है ना। इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाता है। तो यूनिट वेट बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि एयर जो होती है उसके अंदर से ऐसे निकल रही होती है, एयर बाहर निकल जाती है तो खाली जगह क्या होती है, पार्टिकल्स पास पास हो जाते हैं और पार्टिकल्स ऐसे डेंस हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो ये सॉइल के पार्टिकल्स थे भाई, ठीक है। अब आपने किया, अब आपने लोड लगाया, तो क्या हुआ, बीच की जो एयर थी वो निकलने लगी और पार्टिकल कैसे होने, पास पास आने लगे और क्या होने लगे, डेंस होने लगे, ठीक है। तो पहले जब इतनी दूर दूर थे पार्टिकल, अब आपने लोड लगाया, पास आए और पास आए और पास आए और पास आए और पास आए, तो क्या हो गया, इनका क्या हो गया, ये सॉइल सैंपल का यूनिट वेट बढ़ गया, ठीक है। वॉल्यूम कम हुआ, वॉइड्स कम हो गए, तो उसका यूनिट वेट बढ़ गया, तो ड्राई यूनिट वेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है ना, गामा बल्क अपॉन 1+W वाटर कंटेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऐसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट करने के बाद, है ना, ये सारी डिटेलिंग्स मैं बताऊंगा आपको, अभी बस एक जनरल आइडिया दे रहा था। तो टेस्ट में क्या होता है, यूनिट वेट बढ़ जाता है, बल्क यूनिट वेट बढ़ जाता है, तो बल्क यूनिट बढ़ जाता है तो ड्राई यूनिट वेट बढ़ जाता है, और ड्राई यूनिट वेट बढ़ जाता है तो क्या होता है कि सॉइल की जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अब यही चीज़ जो है, रैमर को सॉइल के ऊपर रैमर से कॉम्पैक्शन करना, इसको अगर हम कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू करेंगे तो अलग अलग टेस्ट का नाम हमें वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि भाई वही मोल्ड में आप लोग क्या कर रहे हो, है ना, मोल्ड ले रहे हो आप, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कर रहे हो तो आप मोल्ड ले रहे हो, उस मोल्ड का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1/30 क्यूबिक फीट, ठीक है। 1/30 क्यूबिक फीट का आपने मोल्ड ले लिया, ठीक है। और जो ऊपर आपने रैमर लगाया उसका वेट कितना है, 5.5 पाउंड से, 5.5 पाउंड से, ठीक है ना। और जितनी हाइट से आप इसको ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो वो हाइट है आपकी 12 इंच, ठीक है, 12 इंच है। तो ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा टेस्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको 1/30 फीट वॉल्यूम का मोल्ड लेना है, ठीक है। इसके ऊपर जो रैमर लगाओगे आप, उसका वेट होना चाहिए 5.5 पाउंड। जितनी हाइट से आप इसको बार बार ऊपर ले जाओगे और नीचे करोगे, ऊपर ले जाओगे और नीचे करोगे, तो ये हाइट का कितनी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की 12 इंचेस, 12 इंचेस होनी चाहिए। लेयर में कैसे फिल करना है आपको, 3 लेयर में मिट्टी को फिल करना है। मतलब देखो 3 लेयर में मिट्टी को फिल करना है और 25 ब्लोज देना है ईच लेयर को। तो आपका जो टेस्ट रिजल्ट जिसका निकल के आएगा वो किस टेस्ट का रिजल्ट निकल के आएगा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का, है ना। तो देखो थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, आपने मिट्टी का एक ढेर मिट्टी का ढेर लेकर आ गए, ठीक है। इसको आपने इस मोल्ड में डाल दिया, तो मोल्ड की जो हाइट है, कितनी हाइट है आपकी, है ना, मोल्ड की जो भी हाइट है, मतलब ये आपका मोल्ड की कुछ हाइट रहेगी। तो इसको क्या करना है आपको, इक्वल 3 लेयर्स में इसमें सॉइल भरनी है। आपने पहली लेयर ऐसी भर दी कुछ, ठीक है, मतलब 1/3 से थोड़ा ज़्यादा भर दिया ताकि वो कॉम्पैक्ट होकर 1/3 हो जाए, ठीक है। ये लेयर भर दिया आपने। फिर आपने क्या लिया, 5.5 पाउंड का आपने यहाँ पे रैमर लिया, ठीक है। उसको आपने, है ना, एक सेकेंड, हाँ, 5.5 पाउंड का आपने ये लिया, है ना। उसको आपने 12 इंच की हाइट से, सॉइल लेयर से लेके उसकी हाइट, तो 12 इंच की हाइट से उसको आपने बार बार क्या किया, ये ऐसे ऊपर से छोड़ा, ये ऐसे छोड़ा, ठीक है। कितने बार छोड़ा, 25 बार, ठीक। इसके बाद आपने फिर से एक और लेयर सॉइल की लगाई भाई, ठीक है, एक और लेयर सॉइल की लगाई, है ना। उसके बाद फिर से आपने यहाँ से लेके ये रैमर की हाइट कितनी ली आपने, 12 इंच। फिर 25 बार
इसको यहाँ से 1 2 3 4 अप टू 25 टाइम्स आपने इसको ऐसे किया, ठीक है। इसके बाद आपने फिर से एक और लेयर लगाई, ठीक है। यहाँ पे कॉलर लग जाता है, कॉलर लग जाता है, वो कॉलर के बाद मतलब जब 3 लेयर कॉम्पैक्ट हो जाती है तो वो कॉलर को अपन इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर से आपने क्या किया, फिर से आपने ये लिया रैमर और 12 इंच से ये अपर लेयर से ये 12 इंच हाइट से आपने इसको क्या किया, फिर से किया 1 2 3 4 5 ऐसे 25 टाइम किया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, हर लेयर को 3 लेयर में आपको करना है, ठीक है। 3 लेयर्स में आपको करना है, हर लेयर को 25 ब्लोज देना है 12 इंच की हाइट से, ठीक है। और जो रैमर यूज़ करना है वो 5.5 पाउंड का होगा और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का 1/30 क्यूबिक फीट होगा। तो अब जो आपने जो ऐसा किया जैसे जैसा मैंने आपको बताया था, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो किसके हिसाब से निकल के आएगा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। अब आप बोलोगे कि भाई मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट कैसे करना है, तो वही सेम ही प्रोसीजर है, बस थोड़े से आपके प्रोटोकॉल इसके चेंज हो गए, स्पेसिफिकेशंस कुछ बदल गए। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड सेम है। इस बार जो रैमर लेना है उसका वेट कितना होना चाहिए, 10 पाउंड होना चाहिए। अब आपको 12 इंच की हाइट से नहीं गिराना, अब आपको 18 इंच की हाइट से गिराना है, ठीक है। लेयर्स कितनी रखनी पड़ेंगी, 5 लेयर्स रखनी पड़ेंगी, 25 ब्लोज देने पड़ेंगे हर लेयर को। मतलब पहले एक लेयर की 18 इंच की हाइट से उसको कॉम्पैक्ट किया, 25 बार रैमर को पटक के उसके ऊपर, ठीक। उसके बाद दूसरी लेयर रखी, उसको 25 बार कॉम्पैक्ट किया 18 इंच की हाइट से, 10 पाउंड का रैमर आपने यूज़ किया। फिर तीसरी लेयर रखी, चौथी लेयर रखी, पाँचवीं लेयर रखी, ऐसे करके 5 लेयर में आपको, फिर 5वीं लेयर को आपको 25 ब्लोज देने पड़ेंगे, अच्छा 18 इंच की हाइट से 10 पाउंड के रैमर से, है ना। तो इस तरीके से आपको आपने जो टेस्ट परफॉर्म करोगे उसको बोलेंगे हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट भाई, है ना। अब ये कहाँ हुआ थे, ये प्रॉक्टर ने टेस्ट परफॉर्म किए थे, जो साइंटिस्ट था उनका नाम प्रॉक्टर था, तो उनने टेस्ट परफॉर्म किए थे इसलिए उनका नाम हो गया स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, है ना। और उन्होंने मॉडिफाई कर दिया उसको थोड़ा सा, तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट हो गया, ठीक। पर हमने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने कुछ वेरिएशन कर दिया, ठीक है। ये लगभग सारी चीज़ें सेम होती है, 5.5 पाउंड्स लगभग 2.6 kg के आसपास ही सारी चीज़ें एकदम सिमिलर रहती हैं, पता है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे घोटाला कर दिया और पता भी नहीं चला, है ना। घोटाला कर दिया, पता भी नहीं चला। तो इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पैक्शन किया हमने, है ना। हमने क्या किया, एक मोल्ड लिया जिसका वॉल्यूम कितना है 1000 क्यूबिक मीटर, 2.6 का केजी का रैमर हमने यूज़ किया, ठीक है। और कितनी हाइट से इसको गिराना है, 310 mm की हाइट से। कितनी लेयर में आपको करना है, एक लेयर करोगे उसको 25 बार कॉम्पैक्ट करोगे, फिर दूसरी लेयर करोगे 25 बार कॉम्पैक्ट करोगे, फिर तीसरी लेयर को 25 बार कॉम्पैक्ट करोगे। तो इस तरीके से जो टेस्ट आपका होगा वो हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पैक्शन। और इसी में अगर आप अपने जो ऊपर से जो लोड गिराते हो उसका वेट, है ना, 2.6 kg की जगह 4.9 kg कर दो, है ना। हाइट 310 mm की जगह 450 mm कर दो, है ना। 3 लेयर की जगह 5 लेयर कर दो, जैसा उनने किया था 3 की जगह 5, है ना। और ब्लोज आपके सब में 25-25 रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पैक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन। और होता क्या है सब में, कहानी में कोई अंतर नहीं है भाई। जो मिट्टी तुमने उठा के लाई थी सब में कुछ नहीं होता, सब में सिर्फ इतना सा होता है कि भाई एयर रिमूव होती है। एक बार आपने किया, फिर से आपने रैमर चलाया, फिर से रैमर चलाया, फिर से रैमर चलाया, फिर से रैमर चलाया, फिर से रैमर चलाया, क्या हो गया, पार्टिकल्स पास पास आते गए, एयर निकलती गई। तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, एयर निकलती जाती है और पार्टिकल का बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है, और बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है तो फिर ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये थे हमारे अलग अलग टेस्ट की डिटेलिंग दोस्तों। टेस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था कि कैसे करना है, कुछ इस तरीके से करना होता है भाई, मोल्ड में रैमर गिराना होता है। अब मैंने आपको डिटेल में बताया कि भाई एक एक पर्टिकुलर टेस्ट कैसे होता है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, मॉडिफाइड है तो क्या क्या होंगी, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पैक्शन है तो क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन है तो क्या होगा।
बहुत कम समय में बहुत सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे ले ली है ना, नहीं तो एक ही टेस्ट में आपको एक एक चीज़ की कहानी लंबी लंबी खींचता जाता और बताता यही, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसे में, है ना। बात वही है लेकिन, है ना। तो यहाँ पे हमें ये 4 टेस्ट की डिटेल्स पता चल गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको एक चीज़ मस्ट पता होनी चाहिए, है ना, कि भाई पर्टिकुलर टेस्ट में कितनी एनर्जी आपने लगाई, कितनी एनर्जी आपने लगाई। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पैक्शन की, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन की एनर्जी का रेशियो पूछ लेता है कई बार एग्ज़ाम में, तो कितनी एनर्जी लगाई वो पता होना चाहिए, वो निकालते आना चाहिए, तो हम उसका रेशियो इजीली निकाल लेंगे। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पैक्शन में कितनी एनर्जी लगाई हमने वो हमें पता करना है, तो एनर्जी क्या होती है mgh, ठीक है, mgh, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट से हम लोग, है ना, ये h क्या है, h स्टैंड फॉर हाइट, जिस हाइट से हम लोग इस रैमर को इस कंटेनर के ऊपर गिरा रहे हैं, है ना। m क्या है, मास है, इस रैमर का मास है, और g तो पता ही है तुम लोगों को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पैक्शन के लिए एनर्जी निकालते हैं हम लोग, देखो mgh। मास क्या होता है भाई, है ना, मास क्या होता है, हैवी कॉम्पैक्शन की निकालते हैं पहले, ये देखो हैवी कॉम्पैक्शन की पहले निकाल रखी है क्योंकि, ठीक है। तो हैवी कॉम्पैक्शन की निकालते हैं क्योंकि हैवी टू, है ना, लाइट कॉम्पैक्शन का हमें रेशियो निकालना पड़ता है, तो हैवी कॉम्पैक्शन की पहले एनर्जी निकालते हैं, तो mgh। तो मास क्या होगा हैवी कॉम्पैक्शन वाले का, 4.9, तो 4.9 मास हो गया, है ना, मल्टीप्लाइड बाय जी बोले तो 9.81, है ना, mgh ये यहाँ पे लिख रखा ऑलरेडी, तो 4.9 मास हो गया, जी हो गई 9.81, है ना। तो ये मास कर दिया जी 9.81, और एच क्या है, जिस हाइट से हम इसे गिरा रहे हैं, तो 450 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0.4450, तो ये एच की वैल्यू रख दी हमने। अब देखो ये जो तुमने निकाला, आपने क्या किया भाई, 5 लेयर में करना था तुमको, है ना। तो एक लेयर को तुमने क्या किया, एक लेयर में 4.9 kg का आप रैमर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। 450 या फिर 0.45 मीटर से आप लोग इसको गिरा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, 4.9 का रैमर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 4.9 मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट 0.45, 0.45, ठीक, ये किया। और आपने इसको किल से मल्टीप्लाई कर दिया 9.81, यानी जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, एक लेयर को आपने कितने कॉम्पैक्शन एनर्जी दी, ठीक है। अब आप एक लेयर को कितनी बार कॉम्पैक्ट कर रहे हो, 25 बार, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक लेयर की कॉम्पैक्शन एनर्जी निकल गई भाई, है ना। 4.9 इंटू 0.45 इंटू 9.81 इंटू 25, ठीक है। कितनी लेयर कर रहे हो आप, 5 लेयर कर रहे हो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो ये टोटल कॉम्पैक्शन एनर्जी निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 4.9 इंटू 9.81 इंटू 0.45 जो हाइट थी, इंटू 5 लेयर, इंटू 25 ब्लोज फॉर ईच लेयर, तो ये हमारी टोटल कॉम्पैक्शन एनर्जी निकल गई, ठीक है, एनर्जी इन हैवी कॉम्पैक्शन, ठीक। इसके बाद आप लो कॉम्पैक्शन में एनर्जी निकालोगे, तो एनर्जी इन लो कॉम्पैक्शन, तो लो कॉम्पैक्शन में क्या होता है, मास 2.6 होता है, ग्रेविटी 9.81 होती है, हाइट 0.310 mm होती है, तो 0.31 हो गई हमारी मीटर में। 3 लेयर्स होती हैं, 25 ब्लोज होते हैं, तो 3 लेयर एंड 25 ब्लोज फॉर ईच लेयर, तो ये हर लेयर के लिए टोटल, है ना, एनर्जी निकल गई, किसके लिए, फॉर लो कॉम्पैक्शन के लिए। अब क्या करोगे आप, रेशियो निकाल दोगे हैवी कॉम्पैक्शन बाय लो कॉम्पैक्शन का, तो क्या आया था 2703.88 न्यूटन मीटर एनर्जी आई थी हैवी कॉम्पैक्शन के लिए, ये रख दिया, और ये आई थी 593.0145 न्यूटन मीटर, है ना, लो कॉम्पैक्शन के लिए। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ गया, 4.56, है ना। यूनिट कुछ नहीं आएगी क्योंकि दोनों की यूनिट सेम थी, तो हैवी कॉम्पैक्शन बाय लो कॉम्पैक्शन की यूनिट्स कैंसिल हो गई, और ये हमारे पास रेशियो निकल के आ गया 4.56, है ना, रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ दी हैवी कॉम्पैक्शन एंड लो कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड ISHC, है ना, NISLC, ठीक है, इनका रेशियो ये निकल के आया दोस्तों। तो आई होप आप लोग के बात समझ में आई होगी, है ना, जो हमने अभी तक समझा है।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे भाई कि जो टेस्ट हम लोग करते हैं उसमें आउटपुट क्या निकालते हैं हम लोग। अभी हमने टेस्ट पढ़ा कि टेस्ट में करते क्या किया है ना, और हमने एनर्जी कितनी लगी टेस्ट में वो देखा। उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट हम लोग क्या निकालते हैं और प्लॉट क्या करते हैं, कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्स प्लॉट करते हैं कुछ रिजल्ट निकाल के, है ना, ड्राई डेंसिटी निकाल के, वाटर कंटेंट निकाल के हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम उसको समझेंगे कि भाई हम क्या क्या कैसे कैसे रिजल्ट निकालते हैं। अभी हमने प्रोसीजर देखा टेस्ट का प्रोसीजर देखा और कितनी एनर्जी लग रही थी उसमें वो देखा, है ना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि भाई ये प्रोसीजर करने के बाद अल्टीमेटली हम लोग निकालते क्या चीज़ें, है ना, और वो निकाल के उसको उससे समझते क्या है ना। तो वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाली चीज़ है, सिंपल है पर अच्छे से समझना है। तो वी विल सी दैट थिंग इन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें भाई।